माननीय प्रधानमंत्री जी से बात है, आपने देखा ना वीडियो कितना वायरल हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमको बहुत मानते हैं। जी हैं, लोग वहाँ पर कई लोग थे भाई 140 करोड़ की आबादी, इतनी सभा इतनी रैली करते हैं, लेकिन आते ही हमसे कहे और अरविंद क्या हाल बेटा, हमको सर एकदम फर्स्ट क्लास है। कान जो है ना कौआ लेके जाता तो वो अपन कान स्पर्श न करिए, कौआ के पीछे दौड़ लगी हैं। मैं जैसे पीठ थपथपाए, 2 मिनट हमारी बात हुई उनसे, तो वही बाबूजी से बुला कह रहे थे कि आपका बेटा बहुत चालाक है। बताइए अभी मैं आया हूँ रैली करने के लिए, हमसे बजट मांग रहा है। तो मैं इतिहास भी गवाह है कि जब जब युवा ने अंगड़ाई लिया है तो नव निर्माण जरूर हुआ है। तो मैं पूरा दिमाग में बैठा के रखा हूँ, लड़ूंगा इसके लिए। पैसा आएगा तो देगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अब अखिलेश यादव जितने बड़े नेता हैं, लेकिन इसी का ज्ञान उनको नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा ना कि ये इमेच्योर नेता हैं, परिपक्वता उनके अंदर नहीं है। मैं चाहता तो कहीं भी प्रोफेसर बन सकता था, मैं कहीं भी जुगाड़ लगा करके, मतलब डिग्रियां जो मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं इसे नौकरी भी कर सकता था, नौकरी करके मैं बीसी भी बन सकता, कुछ भी कर सकता था। मैं कुछ करना चाहता हूँ यहाँ के लिए, समाज के लिए, अपने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तो जनता के मस्तक को कभी झुकने नहीं दूंगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, मेरा लक्ष्य है जब रिपोर्ट कार्ड बने आने वाले 29 के चुनाव में, तो रिपोर्ट कार्ड में आदर्श घोषी आवे। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज की चुनावी यात्रा 7वें चरण में चल रही है और इस वक्त हम पहुंचे हैं यूपी की हॉट सीटों में कही जाने वाली घोसी लोकसभा सीट पर। यहां पर लड़ाई जो है वो छड़ी वर्सेस साइकिल की सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, जो आम जनता ने बताया, हमने जब उनसे बातचीत की। और यहाँ इस वक्त सुभाषपा प्लस भाजपा गठबंधन से डॉक्टर अरविंद राजभर जी मेरे साथ मौजूद हैं, जिनकी छड़ी निशानी है और वर्तमान प्रत्याशी है यहाँ से। इनके सामने सपा कांग्रेस गठबंधन से राजीव राय टक्कर दे रहे हैं, बालकृष्ण चौहान बसपा से यहाँ चुनावी मैदान में है। थोड़ा इतिहास भी बता दूंगा इस सीट का कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बार मौका पाई है साल 2014 में, और ये जो जगह है घोसी लोकसभा, ये ज़्यादातर करके कम्युनिस्ट का गढ़ मानी जाती है। तो ऐसे में जो चुनौती है भारतीय जनता पार्टी की, उसे कैसे पार करते पाएंगे ये, क्योंकि खास तौर से कहा जा रहा है कि घोसी गाजीपुर में सबसे ज़्यादा लोगों की नज़रें हैं कि आखिरकार इस सीट का रिजल्ट क्या कुछ रहेगा। तो जनता के लिए किस कदर ये काम करेंगे जीतने के बाद, और क्या मुद्दे हैं जब ये ग्राउंड पर निकले हैं, कैसे कैसे लोगों से सामना हुआ, महिलाओं से लेकर बड़े बुजुर्ग युवाओं का क्या कुछ इनसे मांग है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी इस घोसी लोकसभा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आपके सभी व्यूवर को भी और सब्सक्राइबर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। मोदी जी का और आपका एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। मंच पर आए और उन्होंने आपको एक तरीके से पीठ थपथपाते हुए आशीर्वाद दे दिया, और क्या लग रहा है कि जो माहौल है वो पूरी तरीके से सेट है? उन्होंने इस घोसी लोकसभा के विकास का मोहर लगाया है, जो लंबे अरसे से लंबित रहा है, और जो लंबित विकास रहा है, कहीं न कहीं उसको उन्होंने हरी झंडी दिखाने का काम किया है, और जनता में एक विश्वास भी देने का काम किया है कि अगर हमारे मीन्स नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए सरकार के नेतृत्व में अगर देश विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए चल सकता है, तो इस विकसित भारत के संकल्प में अपना घोसी भी आता है। घोसी में इस बार छड़ी का बटन लोग दबावें, और छड़ी का बटन दबा करके यहाँ एनडीए को जितावें, और जिता करके जो है देश की सरकार स्थापित करें, और तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना करके अपने घोसी का सर्वांगीण विकास करें। मोदी जी ने आप पर भरोसा किया, योगी आदित्यनाथ के साथ भी आपकी फ़ोटो वायरल हुई, आपने उनसे भी आशीर्वाद लिया है। क्या लग रहा है कि जनता उस भरोसे को यहाँ धरातल पर कैसे उतारेगी? देखिए, जनता इस चुनाव, सबसे दिलचस्प बातें ये हैं, ये चुनाव जनता ही लड़ रही है, क्योंकि मैं लंबे समय से इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ, 2009 से ही। अच्छा, 2009 से, मैं कोई नया नहीं हूँ यहाँ के लिए। ग्राउंड पर आप 2009 से लगे हैं? 2009 से ही लगातार हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, छोटे बड़े चुनाव लड़ते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं, धरना प्रदर्शन से लेकर के
जनसभा, रैली, सभा, गांव के चौपाल, जी। छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान, या जब जब जनता के ऊपर कोई दिक्कत परेशानी खड़ी हुई है तो हम लोग खड़े रहे हैं। जी। तो मैं इस क्षेत्र को बखूबी जानता हूँ जी। और हर एक चप्पा चप्पा इस घोसी लोकसभा का मैं जानता हूँ। यहाँ का मेरा पूरा स्टडी भी किया हुआ हूँ। तो कहीं न कहीं ये जनता इस बार का चुनाव लड़ रही है, क्योंकि यहाँ के लोग वोट देते-देते ये नहीं समझ पाए हैं कि आखिर जब हम वोट दे रहे हैं तो इस क्षेत्र का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। जी। विगत 10 साल के पहले की स्थिति और आज की स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है थोड़ा? सबसे बड़ा अंतर ये है कि अभी आप जिस रास्ते से आए होंगे, जी। 4 लेन का रास्ता आपको प्राप्त हुआ। मऊ से होते हुए बलिया की तरफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गई। 4 लेन से जुड़े हुए जितने रास्ते, बड़े रास्ते हैं, जो एक प्रकार से हम 2 लेन कह लें, वो भी दुरुस्त हो गई। 2 लेन से लिंकअप जो रास्ते सिंगल लेन के हैं, वो भी दुरुस्त हो गई। लेकिन इसमें जो हमारी ज़िम्मेदारी है, जो जनता इस बात को कह रही है कि अब जो सिंगल लेन से जो गाँव का रास्ता जुड़ा हुआ है, अब ये काम अरविंद राजभर को करना है। उस रास्ते को सही करने के लिए लोग छड़ी का बटन दबाएँगे। जब हमारे इस क्षेत्र का या फिर इस जनपद का व्यक्ति जब हॉस्पिटल जाता है, जब वहाँ की व्यवस्थाओं को देखता है और जब वो जाता है मेदांता जैसे अस्पताल में, केजीएमसी जैसे अस्पताल में, पीजीआई में जाता है, तो सोचता है कि काश ऐसा एक हॉस्पिटल अपने मऊ में होता तो यहाँ के जो 21,86,000 मतदाता हैं उनका इलाज यहीं पर होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि जनता ने तो वोट बहुत सारे लोगों को दिया, जिताया भी, लेकिन कहीं न कहीं किसी व्यक्ति ने इस पे चिंतन मंथन नहीं किया। इसलिए आवश्यकता यहाँ पर है, जो जनता जिस बात की लड़ाई लड़ रही है, मैं बस उनका साथ दे रहा हूँ। हम कह रहे हैं, जैसे नारा लगता है ना, अन्य पार्टियों में नारा लगता है ना, नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नारा दूसरा है, जनता आप संघर्ष करो मैं आपके साथ हूँ। तो मैं इस उद्देश्य को लेकर के, इस लड़ाई को लेकर मैं जनता के साथ हूँ और मेरा लक्ष्य भी यही है। अगर जनता इस बात को कह रही है कि अगर एक राजकीय मेडिकल कॉलेज अपने मऊ में हो जाता तो यहाँ के लोगों को लखनऊ, दिल्ली या फिर बनारस या फिर गोरखपुर जाना नहीं पड़ता। लड़ाई इस पे भी है। तीसरी लड़ाई हमारी जो है, जब मैं गांव में भ्रमण किया, लंबे समय से देख रहा हूँ जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार में मिड डे मील की व्यवस्था प्राइमरी विद्यालय में चलाई गई थी। मतलब खाना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन खाने के साथ साथ अगर देश बदल रहा है, कल्चर बदल रहा है, व्यवस्थाएं बदल रही हैं, देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरफ अग्रसर है, तो कम से कम मुझे खाने के साथ साथ उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को टेक्निकल शिक्षा कैसे प्राप्त होगी, तकनीकी शिक्षा कैसे प्राप्त होगी। तो कहीं न कहीं ये भी मुद्दा यहाँ बहुत गर्म है। गाँव में जब इस पर हम पहले से भी चर्चा करते आए, जब गांव में बातचीत होती है तो लोग कहते हैं अगर ये खाने वाली व्यवस्था बंद हो जाती और उस विद्यालय का कायाकल्प होता, कॉन्वेंट विद्यालय की तरह उसको भी मॉडिफाई करके आगे बढ़ाते और वहाँ पर खाने के स्थान पर कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर जैसे चीज़ों का इस्तेमाल होता तो बच्चे उससे अट्रैक्ट होते। अगर समाजवादी की सरकार अगर खाने के वजह से बच्चे वहाँ जाते हैं तब तो भाई ये दूसरा विषय है। लेकिन हमारा जो मानना ये है, जो महापरिवर्तन का आगाज कर सकता है कि बच्चे कंप्यूटर चलाना चाहते हैं तो कंप्यूटर सेटअप बना दें। बच्चे जैसे पहले गांव में सिनेमा चलता था तो वो उसको बोलते थे पर्दा वाला पिक्चर जब चलता था पर्दे पर, तो लोग गांव के गांव टूट पड़ते थे उस सिनेमा को देखने के लिए। आज वही कन्वर्ट होकर प्रोजेक्टर हो गया है। तो अगर हम प्रोजेक्टर के इस्तेमाल से बच्चों को पढ़ाई करावें तो बच्चे जो सरकारी विद्यालय उसमें उनका संख्या भी बढ़ सकती है और पढ़ाई के प्रति रुचि भी बढ़ सकती है और एक नए स्तर से बदलाव भी आ सकता है। मेरी इच्छा ये है कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने विगत 2 साल से अटल आवासीय विद्यालय हर मंडल में बना करके जो गरीब, मजदूर, श्रमिक के बच्चे हैं ऐसे लोगों को पढ़ाने का बंदोबस्त की हुई है, तो वो मंडल पर न हो करके बल्कि जिले स्तर पर हो जाए। तो हमारा प्रयास ये होगा कि इस बार जनता मौका देती है तो हम अपने मऊ जनपद में अटल आवासीय विद्यालय को लाएंगे और जितने भी मनरेगा में काम करने वाले, जिनका भी श्रम कार्ड बना होगा, ऐसे लोगों के बच्चों का दाखिला उसमें करा करके उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम कराएंगे। इसके साथ साथ जनता के बीच में जो हम गए तो हमको यह भी पता चला, जैसे हमारे युवा साथी हैं वो बार बार हमसे कहते हैं कि भैया कुछ ऐसा करिए
जिससे कि हम लोगों को बाहर कमाने के लिए न जाना पड़े। हम भी कह बात सही है, लड़ाई भी लड़ते हैं हम लोग पूर्वांचल राज्य की। पूर्वांचल राज्य की जो मांग है उसके पीछे यही कारण है कि अगर पूर्वांचल का नौजवान देश की फैक्ट्रियां चला सकता है तो सरकार का ध्यान इधर आकृष्ट हो, पूर्वांचल में फैक्ट्रियां लगे, पूर्वांचल के नौजवान यहीं की फैक्ट्री चलाएं, अपने परिवार के साथ रहें, हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, हमारे परिवार का कल्याण भी होगा, बच्चे अच्छी पढ़ाई भी करेंगे। और जो हमारा युवा वर्ग है जो बेरोजगारी से त्रस्त है वो बेरोजगार भी नहीं रह पाएगा। तो कहीं ना कहीं एमएसएमई के माध्यम से, जिस प्रकार सरकार ने फैसला लिया कि एमएसएमई के माध्यम से हम तमाम जो बच्चे हैं उनको जो टेक्निकल कोर्सेज करके आए हुए हैं उनको हम प्रोत्साहन देंगे, उनको सब्सिडी भी देंगे और एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा के उनको छोटे छोटे बिजनेस करने का भी अवसर देंगे, लोग करें भी। कहीं ना कहीं ये चीज़ें अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है, जिससे इसका लाभ बहुताय स्तर पर लोग नहीं ले पा रहे हैं। हमारा प्रयास ये होगा कि एमएसएमई के माध्यम से लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध कराया जाए, लोगों को तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी दे करके जब वो छोटे छोटे सेटअप बनाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर है कि उसमें काम करने के लिए व्यक्ति भी चाहिए। तो जब सेटअप तैयार होगा तो जरूर उसमें 25, 30, 50, 100 हमारे युवा वर्ग के लड़के काम भी करेंगे, लेकिन इसको बड़े पैमाने पर भी करने की आवश्यकता है। लोग अगर आशीर्वाद दिए, छड़ी का बटन दबाई 1 तारीख को और यहाँ जीत का अवसर प्राप्त होगा, तो देश की पार्लियामेंट में ये बात मैं ज़रूर उठाऊंगा कि आज़ादी के इतने साल बीतने के बाद भी आज पूर्वांचल अगर बेरोजगारी का दंश झेल रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जैसे युवा जीत करके अगर सदन के अंदर आए हैं तो प्रथम प्राथमिकता युवाओं की होगी कि हमारे पूर्वांचल में भी कल कारखाने उद्योग धंधे लगाए जाएं, इसके साथ साथ मऊ में वो सेटअप बनाए जाएं, क्योंकि पूर्वांचल की राजधानी हम लोगों को मऊ ही करना है। तो जब मऊ में हम लोगों को अवसर प्राप्त होंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी, छोटे छोटे कल कारखाने लगेंगे, तो इससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। जो महिलाएं घर में बैठी हुई हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो कम से कम उनको भी रोजगार प्राप्त होगा, घर घर व्यवस्थाएं मिलेंगी, वो घर में ही सारी चीज़ें बनाएंगी, उसको खरीदने का काम सरकार करेगी। इस मुद्दों को लेकर इसके साथ एक और सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारे युवा साथियों का, जो लोग बेचारे तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं अपने ही लोकसभा का एक गांव पड़ता है काझा, मैं एक दिन ऐसे ही जा रहा था, एक मंदिर है सूर बाबा का, मैं वहाँ दर्शन करने जा रहा था तो मैंने देखा कम से कम 150 बच्चे खेत में ही दौड़ लगा रहे थे, तैयारी कर रहे थे अपना। तो मैं देखा तो मैं तुरंत मन में बैठा लिया, हमने कहा कि अवसर मिला तो फिर यहाँ मिनी स्टेडियम बनाएंगे हम। हाँ, मैंने शीशा खोल के हाथ उठाया, बच्चों ने अभिवादन किया और संजोग देखिए कि उसी के 3 से 4 दिन के बाद जब मैं गया उसी गांव में, फिर मैं एक जन चौपाल करने के लिए गया तो मुझे ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ के जमीन पर कस्तूरबा इंटर कॉलेज का निर्माण होने जा रहा है। तो हमने फिर बच्चे हमसे कहे, युवा लड़के हमसे कहे कि भैया इसको किसी प्रकार से आप रोकवाइए, क्योंकि यहाँ से हम लोग की एक आत्मीय लगाव हो चुका है। यहाँ से दौड़ धूप करके मेहनत करके बहुत सारे बच्चे जो है तमाम जगह भर्तियों में गए हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, मैंने अनुरोध किया प्रशासन से, प्रशासन उसको रोक दिया और हमने आग्रह भी किया कि वहाँ मेरी इच्छा ये है, जनता हमको आशीर्वाद दे रही है, अवसर प्राप्त होगा तो मेरी इच्छा ये है कि वहाँ स्टेडियम बनाए हैं, मिनी स्टेडियम, ताकि बच्चे जो करीब वहाँ 50 गांव के बच्चे आते हैं, अगर उनका आत्मीय लगाव है, वहाँ मेहनत करके मतलब नौकरियों में जाते हैं, फोर्स में भर्ती होते हैं, आर्मी में भर्ती होते हैं, यूपीपी में जाते हैं या अन्य जगहों पर जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वहाँ मिनी स्टेडियम ही सही रहेगा। बल्कि हमने प्रशासन को यह भी बताया कि उसी ज़मीन के बगल में 6 बीघे की ज़मीन खाली है, गवर्नमेंट की है, आप कस्तूरबा इंटर कॉलेज उस पर बना दीजिए ताकि वहाँ व्यवस्था ठीक ठाक रहे। तो गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने उसको स्वीकारता भी प्रदान की, स्थानीय प्रशासन ने कोऑपरेट किया और अब वो अपने स्थान पर है। मेरी इच्छा यह है कि मऊ में मिनी स्टेडियम हम जगह जगह बनाएं ताकि यहाँ के बच्चे उसमें दौड़ धूप लगा करके अपना काम कर सकें। और इसके साथ साथ जो हमारे बच्चे हैं इंटर के बाद ITI करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, और यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं वो अन्य डिग्री हासिल करना चाहती हैं, तो आज जिस प्रकार से महंगाई एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, महंगाई भी मुद्दा है, ये आम जनमानस से हमको मिल भी रहा है, तो हम उस पर उनसे बात भी कर रहे हैं, उसका विकल्प भी हम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ आवश्यकता है कि जब यहाँ डिग्री कॉलेज महिला के लिए होगा गवर्नमेंट, ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज होगा गवर्नमेंट, फिर उसके बाद यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज होगा गवर्नमेंट का, तो कहीं ना कहीं कम पैसे में हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ की डिग्री यहीं लेंगे और लेकर के कहीं भी जाएंगे, तो उससे हमारे मऊ का भी नाम रोशन होगा। और इसके साथ साथ मेरी जो दिली इच्छा ये है
घोसी विकास के मामले में बहुत पीछे है। क्या क्या आपको खामियां नजर आई अभी तक जो विकास के मद्देनजर दूसरे जिले में है, पड़ोसी जिले में? वही बताने जा रहा था आपको। जैसे हम अभी यहाँ से निकले, आजमगढ़ पहुँचे, आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव राजभर विश्वविद्यालय आ गया, पीजीआई आ गई, वहाँ एयरपोर्ट भी आ गया। अब आजमगढ़ हो गया। आज आप गोरखपुर चलिए, गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज, एम्स भी आ गया, एयरपोर्ट भी आ गया, वो एकदम ठीक हो गया। रोजगार के साधन भी वहाँ प्राप्त हो गए। उसके साथ कुशीनगर आइए, एयरपोर्ट भी हो गया, वहाँ भी मेडिकल कॉलेज हो गया, वहाँ भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, वो भी अपने मामले में ठीक हो गया। देवरिया भी उसी मामले में ठीक हो गया। आप गाजीपुर चलिए, गाजीपुर में स्टेडियम आ गया, गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज आ गया, गाजीपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया, गाजीपुर में वो सारी व्यवस्थाएं आ गई सरकार की, वो भी ठीक हो गया। बगल में चलिए बलिया, बलिया में चंद्रशेखर विश्वविद्यालय आ गया। बलिया में भी प्रपोजल आ गया है वो पर्यटक स्थल सुराहा ताल का, कि उसको पर्यटक स्थल बनाएंगे और वहाँ भी हम मिनी एयरपोर्ट बनाएंगे। तो अब आप सोचिए, वहाँ भी मतलब अभी पीपी मॉडल का मेडिकल कॉलेज आया हुआ है, वहाँ भी मेरी मांग है कि वहाँ भी बलिया जनपद में मेडिकल राजकीय मेडिकल कॉलेज होना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि बलिया बिहार से जुड़ा हुआ है और बिहार के भी मरीज जब आते हैं बीएचयू ले जाते हैं तो इसी रास्ते से लखनऊ, इसी रास्ते से बीच में ही दम तोड़ देता है। तो अगर इस घोसी लोकसभा सराउंडिंग में देखा जाए तो मैक्सिमम जनपद कहीं ना कहीं एकदम ठीक हो गए हर मामले में, लेकिन अपना यही एक जो मऊ है इस पे किसी का ध्यान नहीं आया और यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आ पाई रही जिसकी वजह से नेतृत्व की अच्छा नेतृत्व तो नहीं प्राप्त हो पा रहा है यहाँ पर। अभी आप जब बाइट लेंगे लोगों से ना, सांसद के बारे में पूछेंगे तो वो लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि भाई सांसद हमारा 5 साल जेल में रहा, कुछ कर नहीं पाया, स्वाभाविक तौर पर है। और साजिश के तहत जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं उन्होंने साजिश के तहत उस सांसद को जो है जेल भिजवाने का काम किया था, साजिश रच करके, उसकी योजना बना करके, साजिश रच करके, और वो रहा। इसके पहले माननीय जो सांसद थे उनके संबंध में जो उनका रिपोर्ट कार्ड था वो रिपोर्ट कार्ड कुछ अच्छा नहीं था, उन्होंने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये कह दिया कि भाई हम तो मोदी जी की कृपा से सांसद बने हैं, मोदी जी समझे जो करना चाहते हैं, और ये सारी चीज़ें वो दिल्ली में कह नहीं पाए। ये रहा। इसके पहले कई नाम हैं, ऐसी बात नहीं, कुछ उन्होंने क्या मऊ को आगे बढ़ाने में जितने भी सांसद हुए कुछ न कुछ काम किए, लेकिन देश का जो विकास का रफ्तार है उस रफ्तार के साथ घोसी की रफ्तार नहीं पकड़ा। लोकल जो महिलाओं को, युवाओं को जिनको चाहिए था वो नहीं। अच्छा, महिलाओं का और बहनों का क्या मुद्दा नजर आता है? जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो क्या आपसे मांग करती हैं कि बाबू ये हमारे लिए करिएगा, हमको ये चाहिए, ऐसे तमाम? हाँ, देखिए महिलाएं जो हैं, देखिए महिलाओं का सबसे बड़ी मांग है शराबबंदी का। ठीक है, यहाँ क्षेत्र में कुछ ऐसा ही हो रहा है? ऐसा है नहीं, क्षेत्र में नहीं, ये हमारी पार्टी का एजेंडा भी है। महिलाएं इस चीज़ की मांग करती हैं कि शराब बंद हो जाए, जिससे कि हमारा परिवार में या गांव में जो ऐसे लोग हैं वो ठीक हो जाएं, अपने बच्चों की तरफ देखें, अपनी बच्चियों की तरफ देखें। तो पहला तो मांग उनका यह है। देखिए, जो परिवार चलाता है ना उसको समस्याएं होती हैं। जैसे बिजली का बिल है, बिजली का बिल अब उसका जो हस्बैंड है, उसके परिवार का जो मुख्य व्यक्ति है, वो बेचारा मेहनत मजदूरी करके लाता है, अब परिवार चलावे के बिजली का बिल दे। तो सबसे ज्वलंत मुद्दा और बड़ा मुद्दा यही है कि बिजली के बिल को लेकर के हमने इसका वादा भी किया है। माननीय मोदी जी ने उसने मंच से भी कहा कि अब बिजली का बिल जीरो होगा। जीरो माफ करने की तैयारी है कुछ और? एकदम, माननीय मोदी जी ने कहा कि हम इसको माफ करेंगे और हम हर घर को सोलर पैनल देंगे। हर घर को सोलर पैनल देंगे। सोलर पैनल के माध्यम से जितना बिजली उत्पादन वो करेगा, जितना उसके लिए खर्चा होगा खर्चा करेगा, और जितना बचेगा उसको सरकार खरीदेगी, मुनाफा भी देगी। तो ये सुन करके महिलाएं बहुत उत्साहित भी हैं कि मोदी जी की सरकार लानी है। आप इसके बारे में महिलाओं को बता रहे हैं? एकदम, हम जागरूक करते हैं और इसके साथ साथ एक और जागरूकता करते हैं। जैसे अभी 33% आरक्षण की बात हम करते हैं, सरकार ने लागू कर दिया, हम अभी खुश नहीं हैं इससे, हम 50% चाहते हैं। भाई महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौका के लिए थोड़ी हैं, वो घर की साफ सफाई या फिर रखरखाव के लिए थोड़ी हैं। अगर देश की प्रगति उन्नति में पुरुषों का हाथ है तो उतना महिलाओं का भी हाथ है। देश की संस्कृति सभ्यता को सजाने और संवारने में अगर हाथ पुरुषों का भी है तो उतना हाथ महिलाओं का भी है। 50% आरक्षण की मांग। जैसे बच्चियां हैं, जब इनसे हम बात करते हैं, अभी इसी जहां बैठे हैं इसी हॉल में करीब 5000 महिलाएं आई थी, उसमें बहुत सारी बच्चियां थीं। उन लोगों ने हमसे अनुरोध किया कि भैया कुछ ऐसा करिए कि जिससे हम लोग भी पढ़ ले। इसीलिए हमने कहा है महिला डिग्री कॉलेज, महिला इंटर कॉलेज मऊ में लाएंगे। फिर अभी भी है? अभी भी है।
मऊ में सिर्फ 1 डिग्री कॉलेज है भैया महिलाओं के लिए। मऊ की आबादी 21,86,000 है, 50% सब लोग हैं। अब आप सोचिए खुद ही। तो हमारा प्रयास है कि हम यहाँ के लिए कुछ कर दें, क्योंकि अभी क्या है, हम यंग हैं, युवा हैं, और युवा ही बदलाव लाता है। इतिहास भी गवाह है कि जब जब युवा ने अंगड़ाई लिया है तो नवनिर्माण जरूर हुआ है। तो मैं पूरा दिमाग में बैठा के रखा हूँ, लड़ूंगा इसके लिए। आपने जितने भी पॉइंट गिनाए हैं इन्हीं पॉइंट से देश में बदलाव होता है, इन्हीं पॉइंट से आपका क्षेत्र बदलता है। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि जैसे चुनावी समय में चुनावी वादे तो सब होते हैं, कई बातें होती हैं, लेकिन वो धरातल पर अगले 5 साल में अगर मौका मिलता है, जनता आपको मौका देकर चुनती है, तो वो धरातल पर कैसे आता है, उस पर कितना आपका दिमाग रहता है? क्योंकि देखिए अभी बहुत सारे नेता हैं जिनसे मैंने बातचीत की, तो आज भी वो ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं, हर एक गांव में घूमते टहलते हैं, चौपाल भी लगाते हैं, चाहे चुनाव हो या ना चुनाव हो। लेकिन अभी जितने भी मुद्दे आपने बताए, ये सारे मुद्दे अगर आप जीतते हैं तो क्या वाकई में इन्हें लेकर आएंगे आप, या फिर इधर उधर भटक जाएंगे? ये मेरे मैनिफेस्टो में है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मैनिफेस्टो में है ये। और ये मैं आज से थोड़ी कह रहा हूँ, राजनीति में मेरे आने का उद्देश्य ही यही है। मैं वेल एजुकेटेड होकर के, पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं आप। मैं इसकी चर्चा भी आप सुने होंगे, खूब लोग कह भी रहे होंगे कि इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, ये लोग कह भी रहे होंगे। मेरे जीवन का उद्देश्य ही है, मैं चाहता तो कहीं भी प्रोफेसर बन सकता था, मैं कहीं भी जुगाड़ लगा करके, मतलब डिग्रियां जो मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं इसे नौकरी भी कर सकता था, नौकरी करके मैं बीसी भी बन सकता, कुछ भी कर सकता था। लेकिन मेरे जीवन का लक्ष्य नौकरी नहीं है। मेरे जीवन का लक्ष्य जो है मैंने वो कह दिया है एक, क्योंकि मैं बचपन में जब प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने जाता था तो एक प्रार्थना होती थी कि मतलब मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, ठीक ना। तो भारत माता के लिए और इस भारत माता के सपूतों के लिए, भारत माता इस धरा भूमि पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, इनके लिए हम अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए हैं। और ये भी हम हमेशा कहते हैं कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें और दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। ये हमारे अंतरात्मा की आवाज़ है। और मैं अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई, मैं अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया हूँ। मेरे जीवन का कोई और लक्ष्य नहीं है। मैं कुछ करना चाहता हूँ यहाँ के लिए, समाज के लिए, अपने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद अगर महात्मा गांधी जी को याद किया जा सकता है, स्वामी विवेकानंद साहब को याद किया जा सकता है, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह को याद किया जा सकता है, सरदार पटेल जी को याद किया जा सकता है, अंबेडकर साहब को याद किया जा सकता है, तो आने वाली नस्लें डॉक्टर अरविंद राजभर को भी याद रखें। मेरा उद्देश्य यह है, मेरे मन में ये सारी चीज़ टहल रही हैं। मैं किसी विपक्ष के प्रत्याशी या फिर इस पर मैं कभी टिप्पणी नहीं करता हूँ भाई, वो उनका एजेंडा है, वो क्या करना चाहते हैं मैं नहीं जानता। आपको अपने काम से मतलब? मुझे अपने काम से मतलब है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपने रास्ते भटकना नहीं चाहता। मुझे विपक्ष के प्रत्याशी ने, विपक्ष के नेताओं ने बहुत उलझाने का प्रयास किया कि उलझ जाए हमारी बातों में। मैं नहीं उलझा, न उलझना चाहता हूँ। टिकट उकट की भी बात चल रही थी क्या कि टिकट हम दे देंगे, ऐसा कुछ? मैं बताया ना, देखिए मैं एज ए पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव के पद पर हूँ, मैं टिकट बांटता हूँ, मैं खुद टिकट बांटता हूँ। मैं जैसे गठबंधन की जो बात चलती है ना अक्सर, कि अखिलेश भी चाहे होंगे कि भैया इधर उधर न जाए। अच्छा, आखिरी समय में निराशा भी लगी होगी हाथ में, पिताजी आपके फिर इधर आ गए। अच्छा ये बताइए, विश्वास कैसे जनता का बना पाएंगे अपने ऊपर? क्योंकि पिताजी कभी सपा चले जाते हैं, कभी भाजपा में, तो कहीं ना कहीं जो उनकी छवि है वो क्या जनता पर असर नहीं डालती होगी? और क्या लगता है उसका प्रभाव आप तक नहीं पहुँचता है? देखिए, चुनाव से उठ करके जब राजनीतिक वातावरण का जब हम एनालिसिस करेंगे, तो अगर उंगली मेरे ऊपर उठती है पिताजी के ऊपर, तो 4 उंगली इशारा भी करती हैं खुद दूसरों, जो उंगली उठाता है उसके ऊपर भी। भारतीय राजनीति का गठबंधन देखा जाए, जैसे अभी इंडी गठबंधन बना है ना, हमसे तो बहुत लोग कह रहे हैं राजभर जी पर इसलिए बार बार ये उठती है ना, क्योंकि राजभर जी संघर्षशील नेता हैं और वो सत्य बोलते हैं जो भी बोलते हैं। और आज के इस कलयुग में सत्य सदैव कड़वा होता है, उसकी स्वीकारता बहुत कम होती है। लेकिन राजनीतिक वातावरण को अगर देखा जाए तो ये कब बदल जाए कोई नहीं जानता है। अभी इंडी गठबंधन में एक साथ सब लोगों ने हाथ मिलाया और आज क्या दुर्दशा है उसकी आप खुद देखिए। अभी विगत उपचुनाव हो रहे थे और कहीं कहीं के विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, जिस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में 36 का आंकड़ा था,
कोई उसको चोर, कोई कूच, कोई लुटेरा, कोई धोखेबाज बता रहा था, आज गलबहियां कर रहे हैं। उनके ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं हो रही है, उनके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। तो ये सारी बातें जो विश्वास की हैं, जानते हैं विश्वास बोलने से नहीं होता है। मैं जितना बताया हूं, जनता को कैसे विश्वास होगा? जनता को विश्वास होगा तब जब हम उस काम को करके दिखाएंगे तब। और करने के लिए आपके चैनल पर बोल दूं नहीं हो सकता, किसी भी चैनल बोलूं नहीं हो सकता। मैं माइक लगा के घोसी में चिल्लाता रह जाऊं मैं करना चाहता हूं, नहीं हो सकता। मैं सड़क पर लेट जाऊं, ट्रक के आगे लेट जाऊं कि मैं करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, जो मैं बताया हूं, नहीं हो सकता। इसलिए लोकतंत्र में, भारतीय संविधान ने लोकतंत्र में ये अधिकार दिया कि आप ऐसे प्रत्याशी का चयन करिए जो आपके हिस्से की बात करे, जो आपके क्षेत्र के मुद्दे की बात वहां जाके करे जहां से नियम कानून कायदे बनते हैं। तो इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं लोगों से कि छड़ी का बटन दबाइए, सूझबूझ से काम लीजिए। और जब सूझबूझ से काम लेंगे तो जरूर घोसी का संकल्पित विकास होगा। संकल्पित मैंने बोला है, संकल्पित इसलिए बोला है क्योंकि जनता ने संकल्प दिया है। जनता ने अगर संकल्प लिया है तो मैंने भी वचन दिया है कि जनता की मूल भावनाओं का सम्मान करते हुए उसने जो संकल्प लिया है उसको पूरा करने के लिए देश की सदन में जनता भेजेगी तो जनता के मस्तक को कभी झुकने नहीं दूंगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, मेरा लक्ष्य है जब रिपोर्ट कार्ड बने आने वाले 29 के चुनाव में, तो रिपोर्ट कार्ड में आदर्श घोसी आवे, घोसी नहीं आदर्श घोसी। ये बताइए, योगी जी से मंच पे मुलाकात हुई, मोदी जी से मिले, कुछ बातचीत भी हुई थी? अगर क्या बात हुई? बातचीत विकास को लेके ही हुआ था। क्या बोला माननीय प्रधानमंत्री जी से बात हुई, आपने देखा ना वीडियो कितना वायरल हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमको बहुत मानते हैं। मैं जब भी मिलता हूं तो हमको, अब ये अतिशयोक्ति भी हो सकता है, कुछ लोगों को लगे कि इतना छोटा कद का लड़का जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो उसको कहते हैं छोटी मुंह बड़ी बात, ठीक ना। तो ये हो सकता है लोग सोचें, लेकिन जो मैं जानता हूँ, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को 2015 से जानता हूँ। जानता कैसे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको एक बार बुलवाया था और करीब 18 मिनट हमसे बात किया था उन्होंने। और 18 मिनट की बात में फिर उसका बाद समझिए कि 18 मिनट के बाद हमको मिठाई खिलाए और कहे कीप इट अप, ऐसे आगे बढ़ो और हमारे लायक जब भी कुछ हो तो बताना। कई बार हम मिले, जितनी बार मिलते हैं प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होती है। हाँ, दिल्ली मुलाकात होती रहती है। मुझे मिलने में भी समय नहीं लगता है। लोग समय मांगते हैं, हम भी समय मांगते हैं। हम फ़ोन करते हैं सर को और फ़ोन कर देते हैं उनके पीएस साहब को। और फ़ोन करने के बाद हमको लगता है कि हमको 2-3 दिन के अंदर अंदर बुला लेते हैं। और बुलाते हैं तो 1-2 मिनट नहीं, 10 मिनट, 8 मिनट, 15 मिनट तक समय देते हैं। क्या लगता है, आपके आसपास क्षेत्र के मुद्दों पर बात करते हैं? अच्छा, अभी जैसे उस दिन आए थे मंच पर, हम लोग बैठे थे, क्या बात हुई? हमसे जैसे आते ही पूछे और अरविंद क्या हाल है। सोचिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, लोग वहां पर कई लोग थे भाई, 140 करोड़ की आबादी, इतने सभा इतनी रैली करते हैं, लेकिन आते ही हमसे कहे और अरविंद क्या हाल बेटा। हमको सर एकदम फर्स्ट क्लास है। फिर बैठे, कहें कि जीत के आओ, इस क्षेत्र का विकास तुम्हारे यहाँ से होना है। हम कहे सर लगे तो हैं उसी में। तो फिर मैंने उनसे कहा कि सर लेकिन हिसाब किताब मेरा टाइट रहेगा। तो बोले जैसे? हम कहे सर 20 साल का हिसाब मैंने जनता को बोला है कि 20 साल का पैसा देंगे घोसी को। तो कह रहे तुम जीत के आओ तो सही, पैसा हम ना देंगे। मांग कर लिया आपने कि हमें अभी वोट पड़ना है 1 तारीख को। इसी को कहते हैं ना कि समय से पहले पूरा प्लान बना लीजिए। अब मैं समय से पहले पूरा प्लान बना लिया। उन्होंने हम जैसे पीठ थपथपाए, 2 मिनट हमारी बात हुई उनसे। तो वही बाबूजी से बुला कह रहे थे कि आपका बेटा बहुत चालाक है। बताइए, अभी मैं आया हूँ रैली करने के लिए, हमसे बजट मांग रहा है। तो मैंने उनसे बजट भी मांग लिया। हमने कहा कि सर घोसी तो जनता जिताएगी, जनता को आप पर अटूट विश्वास है और जनता जान रही है कि मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना नितांत आवश्यक है। वो पूरी ताकत के साथ लगी है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इसलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि आप हमको 20 साल का बजट हमको देना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने कहा कि तुम जीत के आओ तो सही। इतना काम कर देंगे 5 ही साल के अंदर कि जनता आने वाले समय में बैक टू बैक मौके देते। जो उन्होंने पंच मारा था ना, कॉन्फिडेंस का पंच था। पंच मारा, कहे कि चलो आओ तुम जीत करके, हम है ना। और मुझे भी पूरा विश्वास है। बाबूजी को बुला के ना, अब बताइए कि मतलब बाबूजी मेरे पीछे खड़े थे, माननीय प्रधानमंत्री जी की निगाह आ गई। जो लोग कहते हैं बाबूजी को के संबंध में ऐसे वैसे, जब प्रधानमंत्री जी का इतना विश्वास है उन पर, माननीय नेताजी पर,
बाबूजी पर प्रधानमंत्री जी का इतना विश्वास है कि उस भीड़ में भी हाथ पैर खींच लेते हैं कि इधर आइए राजभर जी, आप उतना दूर क्यों हैं। और उसके बाद हम बाबूजी से कहे कि अरविंद बहुत चालाक हो गया है, हाँ ये बताइए हमसे पैसा मांग लिया, बजट मांग लिया कि हमको 20 साल का हिसाब चाहिए यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं बाबूजी कहें कि अब आपके हैं, अब आपके सांसद हैं, अब आपके छत्र छाया में रहेंगे, इनका एजेंडा भी है विकास। तो कहीं ना कहीं जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी आए, योगी जी से भी कुछ बातचीत मुलाकात हुई? हाँ, अरे ठीक से बात हो रही। एक पे आप बड़ा ट्रोल करें, विपक्ष वाले जो है कह रहे हैं कि भाई साहब ये भीख मांग रहे हैं पैर पर बैठ करके। देखिए तमाम तरीके के बयान जो है इस समय सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, और खासतौर से आपके जो विपक्षी दल के, जिनके साथ पिताजी भी आपके गठबंधन में रहे हैं, वही नेता जो है आज कटाक्ष कर रहा है। देखिए उनका काम है ये सब करना, उनको क्या है कि उनको वो सारी नेगेटिव चीज़ें दिखती हैं। माननीय योगी जी महाराज जी हैं गोरखपुर के, पूरा देश मानता है। और हमने अपने संबोधन के बाद, मैंने संबोधन में क्या बोला था, मैंने संबोधन में बोला था कि आज मैं राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव नहीं हूँ, आज मैं एनडीए का प्रत्याशी हूँ और हमारे महाराज जी आए हुए हैं, आज मैं इनका आशीर्वाद लूंगा। हमने कहा कि आज हमने अपने संबोधन में कहा, ये लोग पूरी बतियां नहीं बताते हैं ना सुनते हैं। मैंने इस बात को बाकायदे जनता से हाथ उठा के मैंने कहा कि मुझे आज आशीर्वाद चाहिए महाराज जी का, क्योंकि मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है। और क्षेत्र के विकास के लिए जब तक महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पैसा आएगा तो देगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये अब अखिलेश यादव जितने बड़े नेता हैं, लेकिन इसी का ज्ञान उनको नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा ना कि ये इमेच्योर नेता हैं, परिपक्वता उनके अंदर नहीं है। जैसे अगर कहा जाता ना कि माननीय अखिलेश यादव तोहार कान जो ना कौआ लेके जाता, तो वो अपन कान स्पर्श न करिए, कौआ के पीछे दौड़ लगी हैं। मैं अपने भाषण में मैंने स्वागत करते हुए कहा कि मुझे इस क्षेत्र का, मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप यहाँ पर उपस्थित हैं और जनता 1 तारीख को भरपूर मतदान करेगी, लेकिन इस घोसी लोकसभा क्षेत्र का विकास आपके अधीन होना है। तो मैं तो मोदी जी से बात कर लिया हूँ, अब मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, अब आपसे आशीर्वाद मुझे चाहिए। और मैं जनता से कहा कि मैं राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव नहीं, मैं सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं, आज मैं एनडीए का प्रत्याशी हूँ और आपके क्षेत्र के कल्याण के लिए, अपने घोसी लोकसभा के विकास के लिए आज मैं मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लूंगा। और मैंने आशीर्वाद लिया। योगी जी से मुलाकात होती रहती है, बातचीत होती रहती है? मतलब होती रहती है उनसे, जब चाहता हूँ तब मिल लेता हूँ। जब चाहता हूँ तब मिल लेता हूँ। मतलब हम सुबह फोन कर, रात को फोन करते हैं, सुबह मिल लेता हूँ, सुबह फोन कर 2 घंटे बाद मिल लेता हूँ। एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि जैसे बदलाव बार बार होता रहता है, एक तरीके से कहा जाए गठबंधन का जो ये मेल जोल है, पिताजी हमेशा इधर उधर आते रहते हैं, तो 5 साल अगर आपको मौका मिलता भी, जनता आपको चुनती भी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं बीच में फिर से इधर उधर हो जाएंगे? देखिए ऐसा है ना, कुछ एजेंडे ऐसे होते हैं जिसपे हमारी विचारधारा बस शायद बन नहीं पाती है। पिछली बार जो गठबंधन हुआ वो विवश कर दिया था कुछ लोगों ने, हमको गठबंधन तोड़ने पर विवश कर दिया था लोगों ने। और ऐसा विवश किया था कि हम, इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। आप खुद कल्पना करिए कि भारतीय जनता पार्टी जो आज इनके नेतृत्व में जो विकास कार्य हो रहे हैं, जनता के प्रति जो जवाबदेही तय किया जा रहा है, उनके सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए, हम लोग भी वही काम चाहते थे। मैं एक चीज़ देखा जो कॉमन चीज़ था, गठबंधन में जब तक रहे तब तक तो हम लोग अपने एजेंडे की बात करते रहे, सरकार से लड़ते रहे, सरकार ने कुछ काम किया कुछ नहीं किया। लेकिन सरकार से हटने के बाद जब हम लोग अपनी ताकत और झोंके, तो सरकार बाध्य होकर के वही सारा काम करना चालू कर दी जिस चीज़ के लिए हम झगड़ा करते थे। हम कभी अपनी ज़मीन जायदाद नौकरी के लिए नहीं झगड़ा करते थे, हम समाज के लिए झगड़ा करते थे। और इस झगड़े में कुछ ऐसे लोग थे जो लोग ऊपर मैसेज गलत कन्वे करते रहे। आज स्थिति नौबत यहाँ तक खड़ी हो गई, गठबंधन तोड़ना पड़ा। मैं मंत्री था, मैंने इस्तीफा दिया, बाबूजी इस्तीफा दिए, 2-3 लोग और इस्तीफा दिए, सारे लोग इस्तीफा दे दिए। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो गठबंधन हुआ है, ये दोनों तरफ से जो गलतियां हुई थी उसको स्मरण करते हुए और उससे सीख लेते हुए इस बार का गठबंधन हुआ है। और अखिलेश यादव जी के साथ जाने के बाद जो हम एक बयान देते हैं ना कि अखिलेश यादव भस्मासुर हैं, मैं इसको सिद्ध कर दिया था। एक बार जब पहला स्टेटमेंट मैंने दिया आपके मेरठ से, जब मेरठ में हमारे पत्रकारों ने पूछा, मैं कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी भस्मासुर वाली भूमिका में है।
तो लोगों ने पूछा कैसे, तो मैंने उसका पूरा डिस्क्राइब करके बताया था। वो खबर बहुत चली थी। फिर समाजवादी के नेताओं ने तमाम तरह के उल्टे सीधे बयान दिए, ऐसे वैसे। हमने कह दिया, हमने कहा कि भाई जब आप हमारी पार्टी को ख़त्म करने के लिए सर पे हाथ रखेंगे, मैं आपको मैं दे रहा हूँ, अवसर दे रहा हूँ। 45 सीट थे उत्तर प्रदेश में, पहुँचा दिया 111 सीट पर। तो ये तो नहीं देख रहे हैं आप, पश्चिमांचल में तोप बनते हैं कि पश्चिम मेरा जनाधार है, तोप है, मध्यांचल पश्चिमांचल सब हारते हुए चले आए। पूर्वांचल में जाकर के हमने ताकत दे दिया, जिले का जिला साफ कर दिया था मैंने, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी। तो जब हमने ताकत दे दिया तो वो वाली स्थिति हो गई। वो लोग कहे कि जब सैया हुए कोतवाल तो डर काहे का। अब जब आशीर्वाद हमने दे दिया तो उसी भूमिका में शंकर भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, भस्मासुर को भस्मासुर ने कहा कि पहले शंकर भगवान के खत्म करा, तो उसी प्रकार से अखिलेश यादव लपट गए, हमारे ऊपर हाथ रख दिए। तो भाई अपना बचाव करना पड़ेगा ना, तो हमने अपना बचाव किया। और बचाव करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हमारी ताकत, हमारी विचारधारा, हमारी आइडियोलॉजी को समझी थी पहले भी। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जमीनी नेता हैं और उनकी जमीन तक पकड़ है, इस व्यक्ति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है देश हित में। उन्होंने नेताजी को अपना हाथों हाथ लिया और लेकर के वहाँ तक पहुँचा दिया कि आज माननीय ओम प्रकाश राजभर पहचान के मोहताज नहीं है। हम लोग तो देखते हैं जहाँ जाते हैं वहीं सब लोग जानते हैं राजभर जी आ गए। ये बताइए, अखिलेश से बात होती है, मतलब कभी हाल चाल? उचित भी नहीं समझता हूँ मैं। अच्छा, आखिरी बार कब बात हुई आपकी? बहुत पहले हुई थी, उचित नहीं समझता हूँ मैं। उनका फ़ोन आया था जब हमको बेटा हुआ था, मतलब हमारा पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो उनका फ़ोन आया था बधाई के लिए और उन्होंने पूछा क्या नाम रखे हो। हमने कहा शुभम। तो बोले चलो बढ़िया नाम है, कहा ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कभी उचित भी नहीं समझा बात करना, कभी नहीं। राजू राय को मैदान में उतारा है, क्या लग रहा है कितनी कठिन लड़ाई, क्या कुछ चुनौती भी नजर आ रही है आपको? और ऊपर से बालकृष्ण चौहान जो कि 2009 में बसपा से चुनावी मैदान में संसद पहुंच चुके हैं, क्या लग रहा है चुनौतियां हैं? कहीं कोई चुनौती नहीं है। और मैं तो जो पहले बताया है आपको, मैं अव्यवस्थाओं को ही अपनी चुनौती मानता हूँ। इस घोषी के सर्वांगीण विकास को ही मैं चुनौती मानता हूँ। हाँ एकदम, मैं किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी को रणनीति पे आप काम कर रहे हैं, क्या माहौल बनाया उन्होंने? अच्छा, इस चुनाव में कितनी मदद की उन्होंने, क्या किया बताइए? अरे भाई हमारे बाबूजी हैं, ये हमारे वो बाबूजी हैं, बाबूजी हैं हमारे। और अगर नेता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हर राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहेगा कि हमारा कार्यकर्ता जीते, तो अपने कार्यकर्ता को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं। लेकिन जब हम घर में जाते हैं तो फिर मेरे बाप होती है, जैसे घर में पहुंचते हैं पूरे दिन का कामकाज निपटाने के बाद में, तो पर्सनली क्या बातचीत होती है, थोड़ा बताइए। बस मैं जाता हूँ, अगर बाबूजी को देखता हूँ कि बाबूजी मायूस हैं अगर किसी स्थिति में, तो जा करके बाबूजी से पूछ लेता हूँ, बाबूजी आपकी तबीयत ठीक है? बोलते हैं हाँ हो ठीक है। तो हम कहते बाबूजी कोई दिक्कत? कहना कोई दिक्कत नहीं है। तो हम भी बाबूजी चंपले रहा एकदम सब सही है। अच्छा। तो बाबूजी ना एकदम सब छपा हुआ है। बाकी हम देखिए क्या है कि हम दो भाई हैं, अरुण और मैं। हम दोनों लोग अपने पिता के एक दाहिना एक बायां अंग हैं, और हम लोग अपने पिताजी को समस्या बता करके प्रेशर नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग सक्षम हैं हर समस्या के समाधान के लिए, सक्षम हैं। नेता हमारे पिताजी के संस्कार और उनके हमारे परिवार के संस्कार, हमारी दादी माँ जो हमारे बीच में नहीं है, हमारी दादी माँ ने हम लोग को बहुत कुछ दिया है। हाँ, हमारी दादी माँ ने हम लोग को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ, अनलिमिटेड। मतलब उनके आशीर्वाद से हम तो चुनौती तक दे देते हैं कि कोई बैठ जाए, अपने आप को जो तोप और 30 मार खा समझता, कोई बैठ जाए एकदम टेबल टॉक करेंगे, और एकदम उसी जोश में करेंगे जिस जोश में, जिस ताकत के साथ हमारी दादी ने हमको समझाया है। हमारी दादी ने हमेशा कहा कि बेटा कभी झुकना मत, और झुकना तो सिर्फ जनता के सामने, क्योंकि जनता ही व्यक्ति को महान बनाती है, और जनता जिसको महान बनाती है ना, उसको दफना भी देती है। तो जनता के प्रति हमेशा जवाबदेही देते रहना। तो हम सक्षम हैं, काबिल हैं अपने हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए, हर समस्या के समाधान के लिए, और मैं समस्या का समाधान माइक्रो सेकंड में निकालता हूँ। कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाती है, मैं इमीडिएट उसका विकल्प निकालता हूँ। डॉक्टर की जो डिग्री ली है उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छे से हो रहा है। देखिए, वो डॉक्टरेट का मैं नहीं कहता है, बचपन से मेरा ये रहा है। ईश्वरीय कृपा मान लें, या फिर बचपन से 9 साल की अवस्था से संघर्ष मान लें। संघर्ष में हम लोग पले हैं, संघर्ष में पढ़े हैं, संघर्ष में आज राजनीति भी कर रहे हैं, और शायद इसी संघर्ष को देख करके हमारे विरोधी भयभीत भी हैं, और भयभीत होना जरूरी भी है, क्योंकि हम लोग जैसे एक मकान बनाने के लिए कच्चे माटी को पकाया जाता है ना, ईंटा बनाया जाता है, तो हम लोग कच्चे माटी के तौर पर थे, उसको हमारे पिताजी ने पकाया,
हमारे दादी ने पकाया, और आज समाज निर्माण का हम लोग काम कर रहे हैं। मुस्लिम और यादव वोटर्स जो कि कोर वोटर माने जाते हैं, खासतौर से सपा का, तो क्या लग रहा है उस पर कैसे आपको चुनौती देखने को मिल रही है और कैसे उनको अपने माहौल में ढालने की कोशिश करेंगे? अब ये भी मेरे को फ़ोन आया था हाँ। आपके आने के पहले, जी। 4-5 गांव से फ़ोन आया था। अरविंद राजभर के व्यवहार से, हमारे विचार से, हमारे यादव कम्युनिटी के मतदाता भी एकदम हमारे तरफ आकर्षित हैं। आश्चर्य होगा। 4 गांव से फ़ोन आया था। अभी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे फ़ोन अभी आ भी रहे हैं मेरे पास, जो लोग लगे हुए हैं। ये सारे फ़ोन जो है मेरे पास, ये सब देखिए, ये सारे फ़ोन जो आ रहे हैं, ये सारे फ़ोन ऐसे ही कम्युनिटी से आ रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हमें पार्टी से ऊपर उठना है और आप जैसे एनर्जेटिक व्यक्ति को घोसी में बैठाना है, क्योंकि घोसी का विकास होगा तो जाति देख करके नहीं होगा। जिस रास्ते का निर्माण होगा उस रास्ते पर हर वर्ग, हर समाज चलेगा। डिग्री कॉलेज बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगा तो सिर्फ राजभर ही नहीं पढ़ेगा, उसमें सब समाज के लोग पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें जो है सबके अंदर बैठ रही हैं। और हमारे खास करके अगर मैं एक जाति की बात करें, यादव कम्युनिटी की, तो यादव कम्युनिटी में जो समझदार लोग हैं, जो समाज के प्रति चिंतित रहते हैं, अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहते हैं, ऐसे लोग हमारे प्रति चिंतित हैं और वो लोग छड़ी का बटन दबाएंगे। रही बात मुस्लिम कम्युनिटी की, तो मुस्लिम कम्युनिटी अच्छी प्रकार से जानती है कि जब जब मुस्लिमों पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आफत, कोई विपत आई है तो अखिलेश यादव जी का मुंह नहीं खुला है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम मुस्लिमों के लीडर हैं। वो नहीं लीडर थे, लीडर थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी। लेकिन इनके भी पक्ष में जब भी कोई दिक्कत आई है तो भारतीय जनता पार्टी ही मुखर होकर बोली है, उनका डिफेंस भी किया है। जब जब विपक्ष के लोगों ने आग लगाने का काम किया है, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया है, तब तब एनडीए के साथी पक्ष का पहाड़ बन करके चट्टान की तरह खड़े रहे कि हम विपक्ष के इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे, जो मंसूबे समाज में जहर बोने का काम करते हैं, जो समाज में दुराव पैदा करने का काम करते हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी भी हमारे पिताजी से बहुत प्रभावित रहती है। अच्छा, हर कोई जनता दरबार लगाता है, जनता दरबार में आम जन की समस्याएं सुलझाई जाती हैं। आपका जनता दरबार कहाँ लगता है, कब लगता है, और अगर आप संसद पहुंचते हैं, नेता बनते हैं, तो फिर कैसे इन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करेंगे भाई जनता दरबार में? क्योंकि मैंने कई नेताओं का देखा है, मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो मेरे सामने भी कई बार, जैसे मेनका जी हो गई, ब्रजभूषण हो गए, तो आपका कैसे इन सब पे काम चलेगा? मेरा अलग का फंडा है भैया, मैं अपने घर किसी को नहीं बुलाना चाहूँगा, मैं अपने दरबार में नहीं बुलाना चाहूँगा। हम चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के दरबार में जा कर के हम वोट मांग रहे हैं ना, तो जब जनता के दरबार में जा कर के बहुमूल्य वोट उससे मांग रहे हैं तो उसकी समस्या सुनने के लिए उसी के बीच, उसी के दरबार में जाएंगे। मैं कहा ना, मैं एक शिव खेड़ा की किताब पढ़ा हूँ, हमारे राजनीतिक गुरु कह लेते हैं अगर मैं नाम लूँ तो। हमारे पिताजी ने हमको संस्कार, शिष्टाचार, व्यवहार सब कुछ दिया है, लेकिन राजनीति में लाने वाले हमारे राजनीतिक गुरु हैं शक्ति सिंह जी। शक्ति सिंह जी, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं वो, और हम उनको अंकल बोलते थे, लेकिन अब हम लोग साथ साथ काम करते हैं तो अब भैया बोलता हूँ उनको। क्या है, राजनीति में हमको इतना सक्रिय करने वाले तमाम महापुरुषों की किताबें हमको पढ़ाया उन्होंने, खुद पहले अध्ययन किया, फिर उसका संक्षिप्त हमको उन्होंने बताया। तमाम जो राजनीतिक विश्लेषण थे, राजनीतिक चिंतक थे, उनके बारे में वो खुद अध्ययन करके फिर हमको कंक्लूजन के तौर पर बताए। और उन्होंने कहा कि राजनीति से ही बदलाव लाया जा सकता है। सबसे मज़े की बात उन्होंने जो बताया हमको, मैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ। सबसे मज़े की बात उन्होंने कहा कि एक आईएएस की समस्या आती है तो कौन सॉल्व करता है? तो हमने कहा पता नहीं। कहा डॉक्टर की समस्या आती है कौन सॉल्व करता है? हमने कहा पता नहीं। कहे डॉक्टर कोई हॉस्पिटल खोलवावे तो उसका उद्घाटन कौन करता है? हमें पता नहीं। कहें तमाम बच्चे पढ़ लिख लें, अगर वो क्रिकेट खेलने जाएंगे, कुछ मैच कराएंगे तो उद्घाटन कौन करता है? हमें पता नहीं। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन है, उसकी कोई समस्या आ जाए तो सदन में कौन उठाता है? हमको पता ही नहीं, हमको कुछ नहीं जानते। तो उन्होंने कहा कि सबकी समस्याओं का सिर्फ एक समाधान। हमने कहा क्या? कहें नेता। कहे सबकी समस्या का समाधान सिर्फ नेता है। लेकिन नेता पे लोग विश्वास क्यों नहीं करते? जनता आज भी कहती है नेता आते हैं फिर चले जाते हैं भाई, उनका वोट का टाइम आता है तभी दिखते हैं, बाकी 4.5 साल तक गायब रहते हैं। नेता पर विश्वास कैसे बनेगा जनता? यही तो परिवर्तन करने के लिए हम जैसे लोग राजनीति में आए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल छपा हुआ था 2007 में, और उसमें आया हुआ था कि विधानसभा और लोकसभा में अगर साक्षरता दर देखा जाए, जो निर्वाचित होकर के सदस्य आए हुए हैं, तो जो
जो लोग अशिक्षित हैं, ठीक से साइन नहीं करना जानते हैं, ठीक से अंगूठा लगाना नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों की संख्या उस समय लगभग 64.59% था। मैंने जब आर्टिकल पढ़ा 2007 में, मैं चिल्ड्रन कॉलेज आजमगढ़ में पढ़ रहा था, मैंने पढ़ा तो हमने कहा कि जब ऐसे लोग सदन के अंदर रहेंगे तो दुर्भाग्य है देश का। और मैं, जो आप पूछे हैं ना, ये बात मैं युवाओं से पूछता था कि मैं आज फिर आपसे कह रहा हूँ, कहीं भी आप बैठ जाइए, किसी संस्थान में चले जाइए, पूछिए कौन नेता बनना चाहता है। आज भी लोग कहेंगे मैं नेता नहीं बनना चाहता हूँ। क्यों? पूछेंगे तो 99% लोग कहेंगे मैं डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, PCS। ज़्यादातर नेतागिरी में नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पुराने कल्चर की देन है। जो आपने कहा ना, इसी को बदलना है ना भाई। बदलेगा कौन? अगर हम इस राजनीति से दूरी बनाएंगे तो बदलेगा कौन इसको? जब नव निर्माण का ठेका नौजवान ले रखा है, नव क्रांति का ठेका जब नौजवान ले रखा है, और नई सोच, नई उम्मीद, नई जोश का ठेका जब नौजवान ले रखा है, तो फिर इसको लड़ेगा कौन? राजनीति में आएगा कौन? तो इसलिए हमेशा जब जब कोई नई क्रांति आई है, नया निर्माण हुआ है, तो युवा साथियों ने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया है। 2014 से बदलाव हुआ है। कांग्रेस की सरकार को हटाने के लिए अगर सबसे ज़्यादा किसी ने प्रचार प्रसार किया तो युवाओं ने किया था 2014 में। वही युवा इस बार भड़का हुआ है। 90% युवा जिनसे मैंने बात की, घुमा टहला बात की, रोजगार का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, और सबसे ज़्यादा नौकरियां यानी वैकेंसी को ना लाना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और मुझे लगता है कि 10% बच्चे ऐसे हैं जो राष्ट्र हित में मंदिर के नाम पर वोट कर देंगे, 90% रोजगार पर वोट करने जा रहा है और कह रहा है कांग्रेस को वोट करेंगे। इनको कैसे समझाएंगे? अच्छा, आप ये बताइए, इसके खिलाफ लड़ाई कौन लड़ेगा भाई? हमारे युवा साथी हैं, इस चीज़ को मैं भी स्वीकारता प्रदान करता हूँ। मैं भी एक युवा हूँ, इसलिए हर युवा की पीड़ा मैं समझता हूँ। पेपर लीक के जो मामले हैं, पेपर हो जा रहे हैं, लीक कौन करवा रहा है? समाजवादी या BSP की सरकार में पैसा ले करके पेपर बांटे जाते थे। एग्ज़ाम होना है परसों और आज ही चाय के दुकान पर पेपर आके रख दिए जाते थे। तो उस समय याद नहीं आता था। लोगों ने एक कल्चर बना दिया था, पैसा दीजिए नौकरी लीजिए, और आज कॉम्पिटिटिव हो गया है। ऐसे तत्व आज भी काम कर रहे हैं। अच्छा, आपका ये कहना है कि जो अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, जो अंदरूनी तौर पर उस समय के पोस्टेड लोग हैं, वही ये सब कर रहे हैं? वही लोग नहीं, समाजवादी की रीजिंग में ऐसे जो ग्रुप बना करके लोग काम करते हैं, ऐसे लोग उनके मिली भगत से इस प्रकार का काम करते हैं। हम तो ये भी बार बार अनुरोध करते रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लिखा जाए। जो लोग इसमें लिप्त होते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लिख करके आजीवन कारावास थमा दिया जाए उनको, ताकि न वो लोग रहेंगे। और जब थोड़ा सा है न्यायपालिका का आड़े हाथ आता है भाई, वो जमानत हो जाता है, फिर आते हैं, फिर वही काम करते हैं। सरकार इससे निपटने का प्रयास भी कर रही है, और मुझे पूरा विश्वास है इस बार तीसरी बार सरकार बनेगी, युवाओं को पूरा संतुष्ट किया जाएगा, और संतुष्ट करके जो युवाओं की मांग है उसको पूरा भी किया जाएगा। मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि मैसेज के रूप में घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे, खासतौर से महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को और युवाओं को, बड़े बुजुर्गों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आपने सारी बातें तो कह दी हैं, वादा तो कर लिया इस इंटरव्यू के दौरान, लेकिन उन वादों को पूरा करने के लिए क्या कहना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से? हर मतदाता का एक वोट देश के लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान इस बात को कहता है कि आप वोट देने जरूर जाइए, आपके एक वोट से लोकतंत्र मजबूत होता है। भारतीय संविधान यह भी कहता है कि जब आप वोट देने जाएं तो ये जरूर सोचें कि आपके इस देश को कौन मजबूत कर रहा है। भारतीय संविधान यह भी कहता है कि आपका एक वोट देश में बहुत सारी चीज़ें बदल सकता है, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, बदलाव ला सकता है। और आपके एक वोट से एक मजबूत लोकतंत्र के साथ साथ एक मजबूत सरकार को भी स्थापित कर सकता है। तो एक मजबूत सरकार को स्थापित करने के लिए आप इस घोसी लोकसभा में चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाएं। इस मेरे इंटरव्यू में जितना भी मैंने सब कुछ कहा है, ये मेरे हृदय की बातें रही हैं और ये मेरे बचपन से सोच रही है। मैं अपने उसी सोच को संकल्प के तौर पर लिया हुआ हूँ, और आने वाला 5 साल हमारी जनता इस बात को कहेगी कि ये 5 साल बहुत बेमिसाल रहा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ में डॉक्टर अरविंद राजभर, जो इस सुभाषपा
भाजपा गठबंधन से यहाँ से वर्तमान प्रत्याशी हैं। घोसी लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर आखिरी चरण यानी 7वें चरण में मतदान होना है 1 जून को। और जितने भी वादे हैं, जो भी इनके मन में इरादे हैं, उन इरादों को कैमरे के माध्यम से इन्होंने साझा किया है। जितने भी मुद्दों पर इन्होंने बात की है वो सभी मुद्दे आज इस मऊ जिले की एक ज़रूरत है। फिलहाल जनता इन पर कितना भरोसा करेगी वो 1 जून को जब मतदान होगा तो उस दौरान पता चलेगा, और बाकी 4 जून को रिजल्ट में क्या कुछ नजर आएगा ये उस दौरान पता चलेगा। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक, एनएमएफ न्यूज।